जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जून 2024 मंथ के करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जून 2024 मंथ के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जून 2024 मंथ से कोई भी अगर फैक्ट पूछा जाता है आपके इन सभी एग्जाम में, तो आप उसको आंसर कर सकेंगे, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। कमेंट सेक्शन आप हमेशा देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियोस में किस तरीके से विभिन्न एग्जाम्स में, कुछ तो एग्जाम ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, उसमें भी जितना भी करंट अफेयर आता है हमारे वीडियो से कवर हो जाता है हमेशा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस में अगर आप आना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कई सारे इनिशिएटिव्स वहाँ भी आते हैं और कई सारी पीडीएफ्स आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, कई सारे कोर्सेस वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन देखेंगे हम लोग। जून 2024 के एग्रीमेंट सेक्शन में अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ है। तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के दार ए सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 संचालित करने के लिए 30 साल का यहाँ पर समझौता किया है। अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स ये तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी का दार ए सलाम बंदरगाह को मैनेज करेंगे, ठीक है, अगले 30 वर्षों तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से बंदरगाह को मैनेज करेंगे। दार ए सलाम बंदरगाह है कहाँ पे? ये तंजानिया में। तो तंजानिया के साथ हमारी जो बायलैटरल टाइज हैं वो काफ़ी मजबूत हो रही हैं। एक IIT का कैंपस भी खोला गया कुछ मंथ पहले, अगर आपको याद हो। और अभी ये पोर्ट जो है संचालित किया जाएगा अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे और TCS भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करना चाहते हैं। 28 मई 2024 को समझौता यहाँ पे किया गया था TCS और IIT मद्रास के बीच, माफ़ कीजिएगा, IIT बॉम्बे के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत विद इन 2 ईयर्स TCS एक्सपर्ट्स क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। पिक्वेस्ट लैब जो IIT बॉम्बे में बनी हुई है वहाँ पे। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ है। UPI टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक समझौता यहाँ पर किया गया है कि पेरू में भी UPI जैसी टेक्नोलॉजी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, ये पेरू का सहयोग करें, पेरू के सेंट्रल बैंक का, जिससे वहाँ पर भी UPI आधारित प्रणाली डेवलप की जा सके। UPI आधारित प्रणाली काफ़ी सारे देशों में पसंद की जाती है, जैसे फ्रांस में पसंद किया गया इसको, ठीक है। ईफिल टावर में आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे देश भारत के इस टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं कि किस तरीके से UPI इनेबल्ड ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने इतने ज़्यादा करने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। विद इन 10 ईयर्स डिजिटल इंडिया इंट्रोड्यूस होने के विद इन 10 ईयर्स इतनी तेज़ी से और इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से मैनेज करने का रिकॉर्ड है इंडिया का। तो जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखेंगे तो ये आंकड़ा जरूर मेंशन कर सकते हैं कि विद इन 10 ईयर्स इतना रॉबस्ट सिस्टम इंडिया ने विकसित किया है, जहाँ पर इतने सारे ट्रांजैक्शंस, इतने सारे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस डेली हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं तो लॉरेंस वोंग नए प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के। लॉरेंस वोंग प्रेसिडेंट वहाँ के इस समय भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, थर्मन शाणमुगारत्नम। ये करीब 6 मंथ पहले अपॉइंट हुए थे, आपको पता होना चाहिए। मनोज मित्तल की बात करेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यानी कि न्यू CMD ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मनोज मित्तल। इसके बाद प्रदीप सिंह खरोला NTA, जो काफ़ी विवादों में भी इस समय, NTA के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला की नियुक्ति हुई है पूर्व महानिदेशक सुबोध कुमार की बर्खास्तगी के बाद। सुबोध कुमार को टर्मिनेट कर दिया गया है लगातार पेपर लीक्स की वजह से, और प्रदीप सिंह खरोला यहाँ पर बन करके आए हैं महानिदेशक NTA के। प्रदीप सिंह खरोला को E-गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है 2012 में, और प्राइम मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिल चुका है 2013 में। स्कॉट फ्लेमिंग जो अमेरिका से है, ये भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच बन करके आए हैं दूसरी बार, स्कॉट फ्लेमिंग। राकेश रंजन ये SSC के नए अध्यक्ष बन करके आए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष राकेश रंजन। इसके बाद हेला टॉम सॉडिटर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है।
आइसलैंड जो है यहाँ पे पड़ता है नॉर्वेगियन सी में पड़ता है। इसकी कैपिटल जो है रिजविक है। ज्योग्राफिकली ये साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल में पड़ता है, मतलब आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में, और मिड अटलांटिक रिज में ये पड़ता है आइसलैंड। भारत में भी आम चुनाव भी खत्म हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार यहाँ पर शपथ ली है। हालांकि फुल मेजोरिटी में इस बार बीजेपी नहीं आ पाई है सिंगल पार्टी के रूप में। अलायंस दल के साथ सरकार बनाने में हालांकि सफल रहे नरेंद्र मोदी, और सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू के बाद एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म को कंटिन्यू किया है। ठीक है। मोहन चरण मांझी ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री ये 16 में बने हैं। मोहन चरण मांझी ओडिशा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और हेमानंद बिस्वाल और गिरधर गमांग के बाद ओडिशा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ रघुवर दास जो गवर्नर है उन्होंने दिलाई थी। ओडिशा की कुल विधानसभा सीटें कितनी, 147, और भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें जीत करके यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया था। पेमा खांडू की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार ही बने। इनको मुख्यमंत्री शपथ किसने दिलाई थी? राज्यपाल लेफ्टिनेंट के.टी. पटनायक ने। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए थल सेनाध्यक्ष बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल N.S. राजा सुब्रमणी नए सेना उप प्रमुख होंगे। ठीक है। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये होंगे। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लाउडिया शिनबाम ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया शिनबाम पार्डो की पार्टी का नाम मोरेना है। वैसे इसका नाम ये है मोविमेंटो रीजनरेशन नेशनल, जो मैक्सिकन में बोलते होंगे। मोरेना इनकी पार्टी का नाम, ध्यान रख सकते हैं। क्लाउडिया शिनबाम पार्डो ये इन्होंने एंड्रीस मैनुएल लोपेज और ओब्राडोर का स्थान लिया है, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। किसी भी देश में राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई महिला पहली बार बन रही तो वो बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ये आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको क्लाउडिया शिनबाम पार्डो। ज्योग्राफिकली बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का भाग है ये मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको अपनी सीमा साझा करता है एक तो यूएस से नॉर्थ में, और ये जो है ईस्टर्न साइड अपनी सीमा साझा करता है ग्वाटेमाला से और बेलीज से। जस्टिस M.M. श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस M.M. श्रीवास्तव को शपथ दिलाई थी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इन्होंने अपनी शपथ हिंदी भाषा में ली थी, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुए थे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। जया बाडिगा ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, लेकिन यूएस की नागरिक हैं इस समय। तो अमेरिका कैलिफोर्निया में जज बनने वाली पहली तेलुगु वीमेन ही बनी थी जया बाडिगा। अजीत डोभाल ये NSA के तौर पर रीअपॉइंट किए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं अजीत डोभाल। संजीव पुरी की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने संजीव पुरी। आर मुकंदम यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। जेठाभाई अहीर ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के नए अध्यक्ष बने। NAFED की स्थापना गांधी जयंती को 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ये चर्चा में रही थी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बनी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव तमिलनाडु के अरेकोणम में नौसैनिक एयर स्टेशन INS रजाली में पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स पाने वाली पहली महिला बनी है। गोल्डन विंग्स एक सेरेमनी होती है जिसमें पायलट नियुक्त किया जाता है। तो 2 पायलट यहाँ पे इंडक्ट हुई हैं, पहली ये बनी है अनामिका बी राजीव। अनामिका के साथ लेफ्टिनेंट जामियांग सेवांग भी दूसरी महिला हैं जो इंडक्ट हुई हैं। गोल्डन विंग्स इनको भी मिला है, लेकिन पहली मानी जाएंगी एज पर नेवी रिकॉर्ड में। इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। JP नड्डा जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त हुए हैं। पीयूष गोयल का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। श्री दिलीप संघानी भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था IFFCO के नए अध्यक्ष बने हैं। बालवीर सिंह नए प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं IFFCO के, और ये अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। नईमा खातून की नियुक्ति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU नईमा खातून। श्री कृष्णा L भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। कृष्णा ने अदार पूनावाला का स्थान ग्रहण किया है। फिलोमोन योंग कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के
79वें सत्र के अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट ऑफ द 79th असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। मैं आपको बता दूं, जब भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अपना प्रेसिडेंट नियुक्त करता है तो चाहे 78th की बात हो, उनको भी एग्जाम में पूछा गया था, 77th वाले को भी पूछा गया था, और इस 79th वाले के बारे में भी एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये फिलिमोन योंग, और ये हैं कहाँ के? ये हैं कैमरून से। यही पूछेंगे आपसे किस देश से हैं, तो कैमरून से हैं। इनका कार्यकाल कब से शुरू होना है? सितंबर 2024 से। कैमरून एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कैमरून। इधर कैमरून की जो कैपिटल है वो है याओंडे। याओंडे। कैमरून अपनी सीमा साझा करता है गैबोन के साथ, कॉन्गो के साथ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, चैड के साथ, नाइजीरिया के साथ और इक्वेटोरियल गिनी के साथ ये सीमा साझा करता है कैमरून। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलिमोन यंग, ये कैमरून से हैं, ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेते हैं। नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है अभी 2 कंपनीज को। एक मिला है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को, हडको को, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आईरिडा को। इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दर्जा दिया जाता है। इनकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिए, 1970 में हडको की स्थापना हुई थी। 1987 में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। अब लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम पुरस्कार ये शबाना आजमी को मिला था, भारतीय अभिनेत्री को। 2024 के लिए कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, ये जीना जस्टिस को मिला था। जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात के में शारजाह के आवर ऑन इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं, मगर ये बिलोंग करते हैं केरल से। तो 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार मिला है जीना जस्टिस को। नेल्सन मंडेला प्राइज 2024 ये निम्हांस को मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। और प्रोफेसर बॉन्टले जो मोंगवे, प्रोफेसर बॉन्टले मोंगवे जो कि बोत्सवाना से हैं, तो ये बोत्सवाना से एक प्रोफेसर को मिला है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को मिला है। निम्हांस है कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला है, पहले भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें पुरस्कार मिला है, विनोद गणात्रा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कविता कृष्णमूर्ति को, इंडियन क्लासिकल सिंगर, जो कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी इन्होंने गाए हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कविता कृष्णमूर्ति को। देन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 वेलियन सुबैया को। वेलियन सुबैया ये चौथे भारतीय हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। RBI के कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने अवार्ड रिसीव किया था। लंदन की प्रमुख बैंकिंग पत्रिका है सेंट्रल बैंकिंग, तो बैंकिंग को लेकर एक मेजर जो पब्लिकेशन है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा ये पुरस्कार अनाउंस किया गया था, बेस्ट रिस्क मैनेजर अवार्ड RBI के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज, ये डॉक्टर रश्मि सलूजा को मिला है, रेलिगेयर इंटरप्राइजेस एवं भारतीय वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सलूजा को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स में सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड में मिला है REC को। REC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन पुरस्कार मिला है आउटलुक ग्रुप द्वारा दिए गए विभिन्न अवार्ड्स की कह सकते हैं एडिटर्स चॉइस कैटेगरी में। पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश की डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। बानस जन पत्रिका के द्वारा पुरस्कार अनाउंस किया जाता है, अभी पहली बार अनाउंस किया गया 2024 में। प्रोफेसर नवल किशोर सम्मान डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को। यूनेस्को का प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार 2024 से स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय जो भुज में बना है गुजरात में, गुजरात भुज भूकंप पीड़ितों की स्मृति में जो बनाया गया है वहाँ पे यूनेस्को ने ये पुरस्कार दिया है, यूनेस्को प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार 2024। तो प्रिक्स वर्साइलिस पुरस्कार के अंतर्गत विश्व के सबसे 7 खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में इस संग्रहालय को रखा गया है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सान्या मल्होत्रा को, उनकी फिल्म मिसेज के लिए। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेजर राधिका सेन, ये भारतीय महिला शांति सैनिक हैं, इंडियन विमेन पीस कीपर। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इनसे पूर्व 2019 में मेजर सुमन गवानी को ये पुरस्कार मिल चुका है भारत से।
यूनाइटेड नेशंस जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड ये सेबी को मिला है, द एशियन बैंकर पत्रिका है उसके द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको सी डॉट बोलते हैं हम लोग, सी डॉट के पुरस्कार इसके मोबाइल इनेबल्ड डिसास्टर रिजाइलेंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका मतलब आयोजन कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था, जिनेवा। इसके बाद कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पामे डियोर पुरस्कार ये पूछा जाता है। ये अनोरा नामक फिल्म को मिला था, जिसके निर्देशक हैं सीन बेकर। अनोरा, पामे डियोर पुरस्कार। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मीगल गोमेज को द ग्रैंड टूर नामक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अबू संगारे को द अल्लाह हिस्टोइडरे डी सोलेमन, इस फिल्म के लिए, पॉसिबली ये फ्रेंच फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अनुसुईया सेनगुप्ता को, इनकी फिल्म द शेमलेस के लिए। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लैंड हीरो पुरस्कार, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा लैंड हीरो का पुरस्कार ये मिला है सिद्धेश साकोरे को। सिद्धेश साकोरे ये महाराष्ट्र के फार्मर है और एग्रो रेंजर्स इनका जो कह सकते हैं संगठन है, उसके फाउंडर हैं, एग्रो रेंजर्स। यूएनसीसीडी के द्वारा पुरस्कार अनाउंस किया गया है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये सम्मान सिद्धेश साकोरे के अलावा ब्राज़ील, कोस्टा रिका, जर्मनी, माली, मोल्डोवा, मोरक्को, फिलीपींस, अमेरिका और जिम्बाब्वे के 9 अन्य व्यक्तियों को मिला है, लेकिन सिर्फ भारतीय व्यक्ति का नाम हम ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से सिद्धेश साकोरे। इसके बाद मिस यूएसए 2023 ये सवाना गैंक्विस को मिला है, सवाना गैंक्विस। इससे पहले नोएलिया वोइट को मिलने वाला था, लेकिन ये हट गई थी, इन्होंने मना कर दिया था पुरस्कार लेने से, तो ये सवाना गैंक्विस को मिला है मिस यूएसए 2023। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स, तीसरा स्थान इसमें मिला है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये पुरस्कार मिला है, 3rd पोजीशन एनटीपीसी को। पिछले 8 वर्षों में 7 बार ये पुरस्कार एनटीपीसी ने जीता है, ध्यान रख सकते हैं। विजडेंस क्रिकेटर एल्मनाक हर साल आता है ईयर के मिड में। विश्व के पुरुष अग्रणी क्रिकेटर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से। विश्व की महिला अग्रणी क्रिकेटर नेट स्काइवर ब्रंट ऑस्ट्रेलिया से। विजडन ट्रॉफी ये ट्रेविस हेड को मिली थी ऑस्ट्रेलिया से। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया था मुंबई में, जाहिर सी बात है 15 से 21 जून को मुंबई में इसका आयोजन किया गया। नेशनल ज्योग्राफिक की बिली एंड मॉली एंड ऑटर लव स्टोरी ये उद्घाटन फिल्म इसमें दिखाई गई थी। अब इसमें पुरस्कार भी अनाउंस किए गए थे, इसको देख लेते हैं। 6A आकाशगंगा, ये सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्तचित्र फिल्म यानी कि बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म के कैटेगरी में पुरस्कार इसने जीता। सोर मिल्क ये एस्टोनियन फिल्म थी, इंटरनेशनल शॉर्ट स्टोरी कैटेगरी में पुरस्कार मिला। जिमा ये पॉलिश फिल्म थी, इसको इंटरनेशनल एनिमेशन की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया, ठीक है। प्रमोद पति अवार्ड ही दिया गया था लियाम लोपिंटो को, ये जापानीज डायरेक्टर है, इनकी फिल्म द ओल्ड यंग क्रो के लिए। और स्पेशल जूरी मेंशन ये लवली जैक्सन को मिला था। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुबैया नल्लुमुत्तु को, फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर जो है सुबैया नल्लुमुत्तु। इतना काफ़ी है, बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये बिल गेट्स की नई किताब आई है। सोर्स कोड, उन्होंने अपना संस्मरण लिखा है, सोर्स कोड बिल गेट्स। फिर आई हैव द स्ट्रीट्स, आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, कुट्टी शो भी करते हैं यूट्यूब में रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा ने मिलकर के लिखी है। ये बेसिकली रविचंद्रन अश्विन की किताब मानी जाएगी आपके एग्जाम के लिए। आई हैव द स्ट्रीट्स की किताब किसकी है? रविचंद्रन अश्विन। गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ये इसका संकलन किया है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने। गेटवे टू द सी, इसमें प्रसिद्ध लेखकों द्वारा 18 लेख लिखे गए हैं। इस पुस्तक में मुंबई की बंदरगाहों के बारे में बताया गया है, ये याद रख सकते हैं। A fly on the RBI wall, an insider's view of the central bank, ये अल्पना किलावाला की किताब है। एड फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट ने लिखी है, एड फाइंड्स अ होम। इंपॉर्टेंट डे डेट्स थीम देख लेते हैं। 10वां वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, 28 मई को मनाया जाता है। पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ये इस बार हैशटैग थीम थी। वर्ल्ड हंगर डे, ये थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ये इस बार थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है। सर एडमंड हिलैरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सबसे पहले पहुंचने का काम किया था 1953 में।
उसी की याद में मनाया जाता है। 2008 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, जिस साल एडमंड हिलारी की मृत्यु हुई थी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स ये 29 मई को मनाया जाता है। फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर ये थीम थी। हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि उदंत मार्तंड कलकत्ता से जो पहला हिंदी अखबार माना जाता है पंडित जी कल किशोर जी के द्वारा, ये चलाया गया था 1826 से। गोवा का राज्यत्व दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। स्टेटूड डे 1987 मिला था। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 31 मई को मनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस ये इस बार थीम थी। वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाया जाता है। 12वां वैश्विक अभिभावक दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है। 7th वर्ल्ड बाइसिकल डे ये 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस बार इसकी थीम क्या थी? आर लैंड आर फ्यूचर, ध्यान रखिएगा थीम आर लैंड आर फ्यूचर। इस दिवस के अवसर पर क्या हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम AQ एम्स ये लॉन्च किया था, और एयर प्रवाह ऐप यहाँ पे लॉन्च किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इस बार थीम थी। वर्ल्ड ओशियन डे ये 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे अवेकन न्यू डेप्थ इस बार थीम थी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। ग्लोबल विंड डे की बात करें 15 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे 15 जून को। 15 जून को हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने एक पवन दिवस का आयोजन किया था, पवन दिवस 2024। मई 2024 तक 46.4 गीगावाट की संचयी स्थापित ऊर्जा क्षमता के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा उत्पादक देश बना हुआ है। मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर प्रोड्यूसर नेशन है भारत, पूरे विश्व का 4th नंबर पर है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये 17 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड फॉर द लैंड आर लीगेसी आर फ्यूचर इस बार थीम थी। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस ये 19 जून को मनाया जाता है। भारत ने 2047 तक सिकल सेल रोग यानी SCD को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया था पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया था। 2023 में। कहाँ से? शहडोल से लॉन्च किया था। शहडोल जिला मध्य प्रदेश से। आपसे पूछ सकते हैं कि इनिशियली जो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसमें अभी कितने स्टेट्स को शामिल किया गया फर्स्ट फेज में? तो 17 स्टेट्स और UTs को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को मनाया जाता है। केरल के रीडिंग डे को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया था मोदी जी ने 2017 में। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को होता है। फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड ये इस बार थीम थी। 10th इंटरनेशनल योगा डे पहली बार बनाया गया था 21 जून 2015 को, और इस बार इसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विश्व संगीत दिवस 21 जून को होता है। 1982 में मनाया गया था पहली बार। तो संगीत दिवस और योग दिवस एक ही दिन होते हैं, ये इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये 23 जून को होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून को। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, इसने इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन ये कहाँ पे लॉन्च किया है? डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे? गांधीनगर में, गुजरात में, वहाँ पे लॉन्च किया गया था ये इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ये 23 जून को होता है। इंटरनेशनल MSME डे 27 जून को होता है। अभी 28, 29, 30 के जो दिवस हैं वो हम लोग आगे जुलाई के करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। साइंस टेक पे आ जाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम हाला पॉइंट। इंटेल ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम हाला पॉइंट लॉन्च किया है। इसे बनाने में इंटेल के लोहोई 2 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम इंटेल ने बनाया है। उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा यानी कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ये मिशन कोलैबोरेटिव एफर्ट किसका है? इसरो का और सेंटर नेशनल डी एड्यूट्स स्पेशियल फ्रांस यानी फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का कुल मिला करके। तो भारत और फ्रांस का मिशन है तृष्णा मिशन। एक तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तृष्णा का उद्देश्य क्या है? तृष्णा का उद्देश्य है टू मॉनिटर अर्थ सरफेस टेम्परेचर। ये उसका उद्देश्य है तृष्णा का। इसका ऑपरेशनल पीरियड क्या होगा? 5 साल। तो फ्रांस के साथ मिलकर के हम ये तृष्णा मिशन चलाएंगे, इसरो चलाएगा मतलब।
ओपन एआई का नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल GPT-4o लॉन्च किया गया है। GPT-4o लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें ओ का अर्थ है ओमिनी। ओपन एआई का अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली एआई लैंग्वेज मॉडल है। ओपन एआई ने इसे मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए विकसित किया है। मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण जो है जर्मन कंपनी हाई इम्प्लेक्स ने किया है। हाई इम्पल्स ने किया, माफ कीजिए। जर्मनी की कंपनी हाई इम्पल्स ने ये मोमबत्ती के मोम से चलने वाला रॉकेट ये लॉन्च किया था। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने रॉकेट उड़ाया था। दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च कर दी है। तो दक्षिण कोरिया एक नवीनतम देश बना है जिसने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। इन्होंने कहा है कि वर्ष 2045 तक मंगल ग्रह पर ये उतरेंगे। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबली में होगा। चांदबली इन द भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, बस ये लोकेशन इसमें जरूरी है। नॉर्वेस्टर के अध्ययन के लिए ये रिसर्च सेंटर या रिसर्च टेस्ट बेड इस्टेब्लिश किया जाएगा भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, चांदबली। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिप्लोमैट, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एआई राजनयिक विक्टोरिया शी को लॉन्च किया था। विक्टोरिया शी को आवाज़ यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नैम्ब्रे ने दिया है। तो मतलब विदेश मंत्रालय ने पहली बार एक एआई डिप्लोमैट अपना आगे बढ़ाया है। ये किसने किया? यूक्रेन ने। चांद के अंधेरे वाले हिस्से में एटिकन बेसिन में उतरने वाला पहला जो कह सकते हैं नेशन बना है चीन, और दूसरी बार मून के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बना है चीन। चंद्रमा के डार्क साइड पर, जहाँ पर जैसे चंद्रयान उतारा गया था वो भी डार्क साइड पर, तो डार्क साइड या फार साइड पर अपना यान उतारने वाला दूसरा देश बन गया है। मतलब पहला देश बन गया है चीन, दूसरी बार डार्क साइड पर पहुंचने वाला, मून की डार्क साइड पर दूसरी बार पहुंचने वाला पहला देश चीन बना है। यह स्पेसक्राफ्ट उस हिस्से की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल को पृथ्वी पर लेकर के आया और ऐसा करने वाला पहला कह सकते हैं देश बन गया है चीन, जो मिट्टी और चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर वापस लेकर के आया है। मतलब साउथ पोल के मिट्टी और कह सकते हैं चट्टानों का भाग लेकर के वापस आया है चैंग ई स्पेसक्राफ्ट, चैंग ई 6। चैंग ई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के फार साइड से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला पहला देश बन गया है चीन, मतलब चीन का ये स्पेसक्राफ्ट। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर का नामकरण किया गया। 3 नए जो क्रेटर्स खोजे गए मंगल ग्रह पर, उसका नाम रखा गया है एक तो लाल क्रेटर, दूसरा नाम रखा गया उत्तर प्रदेश के शहर मुरसान के नाम पर मुरसान क्रेटर, और बिहार के हिलसा शहर के नाम पर हिलसा क्रेटर। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना है नाम। 3 क्रेटरों के नाम इन 3 अलग अलग आइडेंटिटीज़ के नाम पर रखे गए हैं, लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिलसा क्रेटर। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास द्वारा अग्निकुल कॉस्मोस ने 29 मई को श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए पहले रॉकेट अग्निबाण का पहला परीक्षण किया था निजी लॉन्च पैड धनुष से। ये भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट। ठीक है, इसका नाम पूछें तो क्या है? अग्निबाण है। अब डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। तर्कश एक्सरसाइज ये कोलकाता में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिका विशेष अभियान बल यानी अमेरिका के US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SOF के साथ NSG ने किया था तर्कश। कहाँ पे? कोलकाता में। गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज ये पंजाब में हुई थी। भारतीय सेना वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ था। भारतीय सेना का D5 मोटरसाइकिल अभियान चलाया गया था। कारगिल विजय का 25वां वर्ष अभी पूरा हुआ है और 12 जून 2024 को अखिल भारतीय 5D मोटरसाइकिल अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था। 3 टीमें देश के तीनों कोनों में, यानी कि पूर्व में दिंजम, पश्चिम में द्वारका से, दक्षिण में धनुषकोडी से ऐतिहासिक यात्रा यहाँ पे शुरू हुई थी। इसका समापन 10 जुलाई 2024 को द्रास के गन हिल में होगा। आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर। भारतीय सेना ने अपनी रक्षाओं और तकनीकी कौशल को मजबूत करने के लिए और आर्मी डिफेंस कोर में आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम की शुरुआत की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया। प्रोजेक्ट आकाश तीर की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसलिए ये आकाश तीर किससे बनाया है ये आपसे पूछ सकते हैं। ये जो कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने बनाया है, BEL ने। इसके बाद सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र। ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ प्रीमियर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर फॉर सोनार सिस्टम से कहाँ बनाया गया? इडुक्की में। समीर वी कामत जो कह सकते हैं चेयरपर्सन DRDO के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये कह सकते हैं
टेस्ट सेंटर फॉर सोनार सिस्टम्स कुलमावू उडुपी केरल में। हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ध्यान रखिएगा रुद्रम नहीं है, रुद्रा M2 है। रुद्रा M2 स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल यानी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण अभी ओडिशा के तट से किया गया था। फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स USF, तो ये अनमैन्ड सिस्टम फोर्स जो है सबसे पहले लॉन्च किया यूक्रेन ने। विश्व की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है। मानव रहित प्रणाली सेना को यूक्रेन के कीव में यूक्रेनी सशस्त्र बलों रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। द अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस। इंडिया को अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 मिल गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन यानी कि दुश्मन के अड्डे पर जाकर के फट करके उनको नुकसान पहुंचाने वाला ड्रोन है। आत्मघाती ड्रोन इसको बोलते हैं। इसको इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद बेंगलोर बेस्ड जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है और 75% इसका जो कंटेंट है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है नागास्त्र 1 का। तो नागास्त्र 1 बेसिकली है क्या? फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन ऑफ इंडिया, नागास्त्र। ऑबिचुरीज की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर चौथीराम यादव, ये नहीं रहे, फेमस हिंदी लैंग्वेज क्रिटिक और राइटर थे, उत्तर प्रदेश से। इब्राहिम राइसी, इनका निधन हुआ था, ईरान के प्रेसिडेंट थे और एक हेलीकॉप्टर हादसे में इनका निधन हुआ। अजरबैजान में उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण ये हुआ। और राइसी जो है ये पूर्वी अजरबैजान के सुदूर उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए हेलीकॉप्टर से गए थे। कहाँ पे? अजरबैजान में किस कलासी और खोदा आफरीन बांधों का उद्घाटन करने। ये पूछ सकते हैं आपसे, किस कलासी और खोदा आफरीन बांधों का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान की तरफ गए थे, जो अरास नदी पर ईरान और अजरबैजान ने मिलकर के बनाया है। संयुक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जा रहे थे किस कलासी और आफरीन बांधों का उद्घाटन करने के लिए। पूर्वी अजरबैजान के सुदूर उत्तर पश्चिमी प्रांत में जा रहे थे। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 7 लोग जो सवार थे ईरान के राष्ट्रपति समेत वो मारे गए। असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह। असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह ये भारत के वन्य जीव वैज्ञानिक थे, नहीं रहे। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। साउलोस क्लॉस चिलिमा, ये मलावी के उपराष्ट्रपति, ये नहीं रहे। क्लॉस चिलिमा का निधन उनके विमान के चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुआ। ये भी दुर्घटनाग्रस्त इनका विमान हुआ था और ये मलावी के उपराष्ट्रपति ये नहीं रहे। इसके बाद पंडित राजीव तारानाथ, ये प्रसिद्ध सरोद वादक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निपुण थे, ये नहीं रहे। 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स कैंपेन पर। जून मंथ में नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम्स, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है। 3 मेजर कंपोनेंट हैं। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना, मतलब देश में विभिन्न जगहों पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसके विभिन्न परिसरों की स्थापना की जाए। देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए और हम लोग कह सकते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली कैंपस ऑफ NFSU। जाहिर सी बात है अब भारतीय न्याय संहिता जो लागू होने जा रही है उसमें फोरेंसिक का महत्व बढ़ेगा, तो फोरेंसिक चीज़ें अब भारत में मजबूत होती हुई देखने को मिलेंगी। अभी तक खाली 1-2 इंस्टीट्यूट्स थे, हम लोग उन्हीं पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब यहाँ पे फोरेंसिक जांचों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है अर्बन लोकल बॉडीज़ में साफ़ सफाई सुनिश्चित करना और जो चैलेंजेस रेनफॉल कैसे होते हैं, हेल्थ रिस्क जो होते हैं और साथ ही साथ जो जल भराव की जो समस्या होती है उससे निपटने के लिए पहले ही तैयार रखने के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ही चलेगा। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था। 1 वीक 1 थीम कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। जैसे पिछले साल 1 वीक 1 लैब इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था। 24 जून को ये लॉन्च किया गया। विभिन्न क्षेत्र प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की जो हाल की सफलता है उसको दर्शाते हुए 1 वीक 1 थीम इनिशिएटिव चलाने की बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। राज्य की योजनाओं में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम गवर्नमेंट लाई है। इसका उद्देश्य है कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे प्रदान करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथा से निपटना। स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं। T20 विश्व कप जो अभी चल रहा है, मतलब कल रात तक चला था, उसमें भारत विजेता रहा है। आप सभी देशवासियों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन उसकी डिटेल वगैरह हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर में आपको देंगे, टेलीग्राम में हालांकि दे चुके हैं अलग से।
T20 विश्व कप में 4 मेडन ओवर, क्योंकि एक गेंदबाज 4 मैक्सिमम ओवर फेंक सकता है T20 वर्ल्ड कप में जो 20 ओवर का होता है, तो 4 के चारों ओवर मेडन फेंकने का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है वर्ल्ड कप में पहली बार लॉकी फर्ग्यूसन ने। और वो अपने चारों ओवर किसी भी T20 मैच में मेडन फेंकने का रिकॉर्ड साद बिन जाफर के बाद, जो कनाडा के बॉलर हैं उनके बाद बनाया है न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच का सबसे तेज शतक एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने अभी लगाया था। एस्टोनिया के बीच और साइप्रस के बीच यहाँ पर 6 मैचों की T20 सीरीज चल रही थी, उसमें एक मैच में साहिल चौहान ने, जो एस्टोनिया के लिए खेलते हैं, इन्होंने 27 गेंदों में शतक पूरा किया। आई रिपीट, 27 गेंदों में इन्होंने शतक पूरा किया। अभी तक ये T20 में ये रिकॉर्ड इंटरनेशनल T20 मैचेस में जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन के नाम था, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। ये नामीबिया से हैं, इन्होंने नेपाल के खिलाफ शतक लगाया था। नामीबिया के हैं, नेपाल के खिलाफ इन्होंने 33 गेंदों पर शतक लगाया था। अगर लीग मैचेस की बात करें, मतलब जो ये लोकल टूर्नामेंट होते हैं, तो आईपीएल में जैसे क्रिस गेल ने 30 गेंदों पर शतक लगाया था पुणे वॉरियर्स के खिलाफ, इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 इंटरनेशनल मैचेस में शतक लगाने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने अपने नाम कर लिया है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक है, तभी मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। इंटरनेशनल T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है साहिल चौहान का, और ओवरऑल सारे लीग मैचेस को मिला करके, लोकल टूर्नामेंट मिला करके भी रिकॉर्ड अब हो गया है साहिल चौहान के नाम। फ्रेंच ओपन अभी हुआ था। फ्रेंच ओपन के विजेता कार्लोस ऑलक्राज गार्सिया रहे थे। इन्होंने अपना पहला फ्रेंच ओपन जीता है, तीसरा ग्रैंड स्लैम। उपविजेता यहाँ पर रहे थे अलेक्जेंडर जेवरेव को इन्होंने हराया था। महिला एकल में विजेता रही थी इगा स्विटेक पोलैंड से, और उपविजेता रही थी जैस्मिन पाओलिनी इटली से। बैडमिंटन में देखें तो मलेशिया मास्टर्स अभी हुआ था, इसमें विजेता रहे थे विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से, और उपविजेता यहाँ पर महिला एकल में रही थी पीवी सिंधु। वोंग शी ई ये विजेता रही थी। फुटबॉल में अगर देखें तो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया, सुनील छेत्री ने। अगर आप फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो सुनील छेत्री को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। ये अब संन्यास ले चुके हैं। 150 मैच इन्होंने खेले और कुल 94 गोल दागने का इनका रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों के मामले में टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर ही आते हैं अभी तक। शतरंज की बात करें तो कासाब्लांका शतरंज 2024 18-19 मई 2024 तक शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कासाब्लांका मोरक्को में हुआ था। इसमें मैग्नस कार्लसन विजेता रहे थे। तृतीय स्थान पर रहे थे विश्वनाथन आनंद। वांडा या फिर दोहा डायमंड लीग, इसमें रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। फिर पाओ नूर्मी गेम्स हुए थे जापान में। पाओ नूर्मी गेम्स का आयोजन फिनलैंड में हुआ था, माफ कीजिएगा जापान में नहीं, फिनलैंड में हुआ था। स्वर्ण पदक इसमें जीता था नीरज चोपड़ा ने। 26वां एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ था। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता ईरान रहा था, महिला वर्ग में विजेता दक्षिण कोरिया। इस कंपटीशन में रोडाली बरुआ ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो रोडाली बरुआ किससे एसोसिएटेड है? ताइक्वांडो से। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल का जो हुआ था, भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो सरबजोत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग का, ठीक है, शूटिंग का। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश से हैं। अल्टीमेट फाइटर चैंपियनशिप में बाउट जीतने वाली भारत की पहली फाइटर बनी है पूजा तोमर। इनको साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सृष्टि खंडागले। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? व्यक्तिगत आयु वर्ग श्रेणी में सिल्वर जीता है। 3 स्टार ग्रैंड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता में श्रुति वोरा को यूरोपीय देश स्लोवानिया के लिपिका शहर में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपना नाम किया है। 3 स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप यानी घुड़सवारी प्रतियोगिता में इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। इनके घोड़े का नाम है मैग्नानिमस। विश्व का पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ मैदान ये कहाँ बनाया गया? पेरिस, फ्रांस में। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन जीरो हॉकी टर्फ फील्ड बनाया गया। इसका उपयोग अभी किया जाएगा पेरिस ओलंपिक जो होने हैं फ्रांस में, वहाँ पे 80% शुगर केन का प्रयोग किया गया है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया गया है इसको बनाने में। 43वां विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल, इसका आयोजन जो है ये फ्रांस में हुआ था। इस प्रतियोगिता में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने कुल मिलाकर इसमें 19 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल 32 पदक यहाँ पे जीते।
भारत की तरफ से। समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। मिनरल समिट का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। खनन मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। इससे पूर्व अक्टूबर 2023 में देहरादून में UNFF के अधीन देश के नेतृत्व वाली पहल का आयोजन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट ये हुआ कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में। भारत का 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था न्यू दिल्ली में। संचार मंत्रालय ने इसकी मेजबानी की थी। ललित कला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता अरतारा का आयोजन हुआ था दुबई में, UAE में। ये फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन था। इसमें दुबई में जो भारतीय टैलेंट रहता है, यानी जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसको एग्जिबिट करने के लिए यहाँ पे 250 आर्ट वर्कर्स ने भाग लिया था अरतारा में। 10वां वैश्विक जल फोरम, इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया सरकार और विश्व जल परिषद द्वारा आयोजित किया गया था बाली इंडोनेशिया में। इस फोरम ने 4 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था: जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। इसी फोरम में वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक जल संकट पर रिपोर्ट एक जारी की है। इसका जो विषय था वो था साझा समृद्धि के लिए जल। यानी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव ये हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव। काजा समिट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स ट्रेड, लिविंगस्टन ज़ाम्बिया में ये काजा समिट हुआ था। देखिए काजा जो है ये 5 सदस्य देश इसमें आते हैं: ज़ाम्बिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। ये 5 देश इन्होंने काजा बनाया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो बैन लगा हुआ है हाथी दांत पर, जो साइट्स ने प्रतिबंध लगाया है, इस पर ये बहस करना चाहते हैं, मतलब आर्ग्यू करना चाहते हैं कि इस बैन को लिफ्ट किया जाए इन रीजन से। जो कंप्लीट बैन लगाया गया हाथी दांत पर, आइवरी ट्रेड पर, वो थोड़ा सा लिफ्ट किया जाए। तो साइट्स की जो COP20 जो हुई थी उसमें ये बैन जो लगा दिया गया था हाथी दांत पर पूरी तरीके से, इसको लिफ्ट करने के लिए, मांग करने के लिए ये ग्रुप इन्होंने बनाया है। तो काजा में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? ज़ाम्बिया आता है, नामीबिया आता है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। ये लोग कह रहे हैं COP20 जो होगी आगे, मतलब इससे पहले जो COP हुई थी उसमें ये बैन लगा दिया गया था। COP20 जो अभी साइट्स की होनी है उसमें ये अपना केस रिप्रेजेंट करेंगे साइट्स के सामने कि इन रीजन से कुछ हद तक बैन हटाया जाए आइवरी ट्रेड से। इस साइट्स का ये COP20 होना कहाँ पे? 2025 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होना है। तो वहाँ पे लोग अपनी बात रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं परिषद बैठक, ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। शुगर एंड बायो एनर्जी इमर्जिंग विस्टाज, ये इस बार थीम थी। किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन अभी वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर PM किसान की 17वीं किस्त, इसको कह सकते हैं, जारी किया था PM मोदी जी ने। PM किसान के तहत बेनिफिशियरी को कितना पैसा मिलता है आपको पता होना चाहिए। 6,000 रुपये वार्षिक मिलता है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 4 महीने में 2,000 की 3 किस्तें आती हैं साल भर में। मत्स्य प्रबंधन और संरक्षण पर आपसी ज्ञान साझा करने के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ था कोच्चि में। भारत और ओमान के समुद्री विशेषज्ञ यहाँ पे शामिल हुए थे। कोच्चि में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें भारत और ओमान ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत अमेरिका महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक। इंडिया और अमेरिका आपको पता है साझेदार हैं किसमें? क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव्स के लिए। तो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए जो साझेदारी है भारत और अमेरिका के बीच, इसकी दूसरी बैठक का आयोजन हुआ था जून में। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसका आयोजन हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 में जो कह सकते हैं कुछ अमेंडमेंट्स होने हैं, इसको प्रपोज किया गया इसमें। और इस बार इसकी थीम जो थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, इस बार थीम थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। सेकंड AI समिट 2024 इसका आयोजन सियोल में हुआ था, दक्षिण कोरिया में। और इसकी सह अध्यक्षता किसने की थी? साउथ कोरिया के साथ UK ने की थी। UK और साउथ कोरिया ने ज्वाइंटली इसको होस्ट किया था, ये ध्यान रखना है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मरीन सिक्योरिटी वर्कशॉप ये हुई थी INS द्रोणाचार्य पर, कोची केरला में। किस जहाज पर हुई थी? INS द्रोणाचार्य पर। बॉन जलवायु सम्मेलन, ये बॉन जर्मनी में हुआ था, बॉन सिटी में, 3 से 13 जून को। 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था इटली के एपुलिया के फसानो सिटी के बार्गो एग्नाजिया में हुआ था। बार्गो एग्नाजिया फसानो सिटी में, एपुलिया में, इटली में। इटली इस बार होस्ट था। और G7 में जो सदस्य देश हैं वो ये हैं: फ्रांस, इटली,
जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका, ये हैं G7 कंट्रीज़। और 11 आमंत्रित देश कौन से हैं? भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की और यूएई। तो भारत इसमें एक कह सकते हैं इनवाइटी कंट्री था, ध्यान रखिएगा। तो पीएम मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे ये फसानो सिटी में। मेले और त्यौहार जो होते हैं उसको देख लेते हैं। थिरसू मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। नए फसलों की बिजाई जब शुरू होती है तो देवी देवताओं को खुश रखने के लिए थिरसू मेले का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर, ये इसका आयोजन हुआ था जयपुर में, राजस्थान में। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव, मानवतावादी विज्ञान फ़कीर ललन शाह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में मई 2024 में भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था ढाका, बांग्लादेश में। माता खीर भवानी मेला, ये जम्मू कश्मीर में होता है। कश्मीरी पंडितों की आस्था का मेला, माता खीर भवानी का मेला, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। कश्मीर के साथ अब ये जम्मू के जानीपुर में भी आयोजित होता है। हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख में होता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साधो जग दर्शन का मेला फेस्टिवल, ये लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। संत कबीर अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, कबीर ट्रस्ट और दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन द्वारा साधो जग दर्शन का मेला ये लखनऊ में हुआ था। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर आ जाते हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक जो जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, इसमें सर्वाधिक साइबर अपराध वाले शीर्ष 3 देशों में से 10वें स्थान पर रखा गया इंडिया को, 10th पर। और रशिया इसमें फर्स्ट पर है, यूक्रेन इसमें सेकंड पर, चाइना यहाँ पे थर्ड पर है, जहाँ पर साइबर क्राइम होते हैं सबसे ज़्यादा। साइबर क्राइम सबसे कम कहाँ पर होते हैं? इजिप्ट में। इजिप्ट विश्व में परमाणु शस्त्रागार रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी के द्वारा, सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार वाले देश कौन से हैं? जहाँ पर न्यूक्लियर आर्सनल सबसे ज़्यादा है, अमेरिका के पास, फिर रशिया के पास, फिर फ्रांस के पास, फिर ब्रिटेन के पास। इसमें भारत के पास कितने हैं न्यूक्लियर वीपन्स, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आई थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शामिल शीर्ष 3 देश जहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप सबसे कम है वो आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप सबसे कम आइसलैंड में है, फिर फिनलैंड में, फिर नॉर्वे में। भारत में 129, भारत जो है 129वें स्थान पर है जेंडर गैप के मामले में, यानी कि यहाँ पर जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। 2023 में जो रिपोर्ट आई थी इसमें भारत का स्थान क्या था? 127वां। तो भारत की रैंकिंग और ख़राब हुई है 2 स्थानों से, ये याद रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो आया है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया फर्स्ट पर है, लग्जमबर्ग सेकंड पर, जर्मनी थर्ड पर, और इंडिया जो है 176वें स्थान पर है। और कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो EPI इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब है, 176वें स्थान पर है इंडिया। इंडिया से सभी ऊपर है भारत के पड़ोसी देश, ये देख सकते हैं आप। नेपाल को, म्यांमार और पाकिस्तान भारत से ख़राब रैंकिंग पर हैं, कह सकते हैं 79वें स्थान पर है पाकिस्तान, सेकंड लास्ट पे। 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची आई है टाइम्स की। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टाइटन श्रेणी में रखा गया है, टाटा ग्रुप को टाइटन्स में और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पॉइंटर्स की श्रेणी में। टाइम्स पत्रिका ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इंडियन जगरनॉट का टाइटल दिया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 की बात करें तो एक्सेंचर के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। इसमें ऊर्जा संक्रमण 2024 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं? तो स्वीडन इसमें फर्स्ट पर है, डेनमार्क सेकंड पर, फिनलैंड थर्ड पर। इंडिया को इसमें रैंक दिया गया है 63वां, 63rd, और कुल 120 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में भारत 63rd पर है। इंडिया की रैंक 2023 में कितनी थी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? 67th। इसके बाद 2023-24 में शीर्ष भागीदारों के साथ भारत का व्यापार घाटा जो हुआ है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद टॉप पार्टनर्स इन 2023-2024। भारत ने 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर, कोरिया और अपने 10 जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स, उनके साथ 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है, यानी ट्रेड डेफिसिट है भारत का 9 देशों के साथ। ठीक है, कितना है ये आंकड़ा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कितने बिलियन डॉलर का है, कि ये सब नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर दर्ज किया है टॉप 10 में से 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। इसके बाद तीसरी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम यूनोडॉक के द्वारा।
UNODC के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, थर्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। व्यापार मतलब ये कह रहे हैं कि 2015 से 2021 के बीच वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु व वनस्पति प्रजाति रही हैं। मतलब पशुओं में गेंडा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है अवैध वन्यजीव व्यापार से, और कह सकते हैं फना में देवदार। सर्वाधिक प्रभावित वन्यजीव गेंडा, पैंगोलिन, हाथी। सर्वाधिक प्रभावित जो प्लांट्स हैं पाइन, रोजवुड और आगरवुड। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। तो जाहिर सी बात है, सब रिपोर्ट की तरह इसमें बताया कि सरफेस लेवल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर घट रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, और मेजर इम्पैक्ट ये करेगा इकोनॉमी को, सोसाइटी को और इकोसिस्टम को। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, इसमें इसको वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट ने जारी किया है। इसके अनुसार विशाखापट्टनम पोर्ट जो है भारत का 2023 में विश्व के शीर्ष 20 जो पोर्ट्स हैं उसमें 19 नंबर पर इसको रखा गया है। जब विश्व के टॉप 20 पोर्ट्स हैं उसमें विशाखापट्टनम पोर्ट को 19 नंबर पर रखा गया है, तो मतलब ये टॉप 20 की सूची में आ गया है। टॉप 100 की बात करें तो भारत के जो 7 पोर्ट शामिल हैं वो पीपावाव पोर्ट, कामराजर, कोचीन, हाजीरा, कृष्णपट्टनम, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये सब है। इसके बाद कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट आई है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मूल्य कितना है उस पर है ये रिपोर्ट आई है। जैसे इसमें देखेंगे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन का जो हिस्सेदारी है मूल्य के मामले में, यानी वैल्यू के मामले में, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है सबसे ज़्यादा वैल्यू उसमें किसकी है, यहाँ पर है क्रॉप्स की, यानी एग्रीकल्चर की। क्या कह सकते हैं क्रॉप्स की कितनी है, 54.3% वैल्यू यहाँ पे क्रॉप्स की है। फिर 30.9% यहाँ पे लाइव स्टॉक की है। फिर फॉरेस्ट्री की है 7.9% और 6.9 है यहाँ पर मत्स्य पालन की, यानी फिशरीज़ की। तो ये वैल्यू के मामले में ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। और फसल उपक्षेत्र में यानी क्रॉप में भी जो फूड ग्रेन्स है उसका कितना परसेंटेज है, 27.3% वैल्यू फूड ग्रेन्स की है। फल और सब्जियों की है 28.3%। दो लार्जेस्ट ग्रुप जो क्रॉप सब सेक्टर के हैं वो सीरियल हैं और वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल कितना है 28.3 और सीरियल कितना है वैल्यू के मामले में 27.3। मिल्क, मीट और एग का जो आउटपुट है लाइव स्टॉक सब सेक्टर में, तो लाइव स्टॉक सब सेक्टर में सबसे बड़ा आउटपुट किसका है, मिल्क का है, फिर मीट का है, फिर एग का है। टॉप 5 स्टेट्स इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में टॉप 5 स्टेट कौन से? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा, फिर बिहार, फिर असम। तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, ये हैं टॉप 3, कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा। टॉप 5 स्टेट्स इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में टॉप 3 जरूर ध्यान रखिएगा। शेयर ऑफ टॉप 5 स्टेट्स इन लाइव स्टॉक में सबसे ऊपर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ये टॉप 3 हो गए। 5 स्टेट्स इन पल्सेस प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पर, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, और उत्तर प्रदेश 4th पर आ गया है। तो ये डेटा एकदम लेटेस्ट है, ये लाइव स्टॉक, पल्सेस और फूड ग्रेन्स की वैल्यू के मामले में, इससे लेटेस्ट अब तक कुछ नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रख सकते हैं एक बार आप। जून 2024 के MCQ हम लोग देख लेते हैं। फिनलैंड की कंपनी वॉर्टसिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो फिनलैंड का वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल 100% हाइड्रोजन रेडी पावर प्लांट, ये वॉर्टसिला फिनलैंड में, ये सही है। इसके बाद है कि होर्ड ऑफ लेड कॉइन्स ऑफ इक्ष्वाकु पीरियड वॉज फाउंड एट फाणगिरी विलेज इन नगरम मंडल ऑफ सूर्यपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ये भी सही है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता था, श्री पर्वतीय। इक्ष्वाकु रूलर्स जो है रूल करते थे नल्लमल्ला रेंजेस में, और उनकी कैपिटल विजयपुरी होती थी, जो प्रेजेंट डे नागौर कोंडा है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में खास बात यह है कि जो नॉर्दर्न इक्ष्वाकु थे, नॉर्दर्न इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जो एंशिएंट इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी जिससे लॉर्ड राम बिलोंग करते थे, भगवान राम, उससे ये अपना डिसेंट क्लेम करते थे इक्ष्वाकु लोग। तो इनके सिक्के मिले हैं लेड कॉइन से मिले बेसिकली, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इंडियाज़ लीडिंग पेमेंट एंड कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइडर हिताची पेमेंट सर्विसेज हैड लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेबल ATM इन अप्रैल 2024, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी सही, सारे कथन यहाँ पे सही। जो कॉइन्स मिले हैं इसमें एलिफेंट सिंबल देखने को मिलता है और उज्जैन का सिंबल देखने को मिलता है। एक बर्तन जो मिला है 3730 सिक्के यहाँ से मिले हैं।
13 मई 2024 को किस देश में स्थित इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इबू ज्वालामुखी में इरप्शन हुआ है। ये हाल माहिरा आइलैंड जो है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में उससे संबंध रखता है। तो इबू वोल्केनो कहाँ पे? इंडोनेशिया का है। हाल माहिरा आइलैंड को बिलोंग करता है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। 7 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मां से बच्चे में फैलने वाले HIV और साइफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए 3 देशों में WHO प्रमाणन प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? अभी WHO ने सर्टिफाई किया है कि सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, बेलीज जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, और जमैका, ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड साइफिलिस। इसमें गुयाना नहीं शामिल है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही होगा। गुयाना उन कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं शामिल है जिन्होंने साइफिलिस और HIV ट्रांजिशन मदर टू चिल्ड्रन में जो होता है उसको एलिमिनेट कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ स्थित सरकारी स्टील अथॉरिटी मतलब सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो शाखा भिलाई स्टील प्लांट है, इसने मरोडा वन जलाशय में राज्य की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो छत्तीसगढ़ का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो स्टेट का पहला होगा, मरोडा वन रिजर्वायर में ये खुलेगा। इसको स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सही है। इसके बाद है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 ये होस्ट किए गए थे रशिया के द्वारा, कहाँ पे? कजान में और मॉस्को में 12 से 24 जून तक। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे सही है, बोथ करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। 1 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय हुआ है AU स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड के साथ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस केन्या की महिला धावक ने लंदन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? लंदन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है पेरिस जेप्शिशिर ने। ये केन्या की रनर हैं, मैराथन रनर पेरिस जेप्शिशिर ने लंदन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम समय में लंदन मैराथन जीतने का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कल्याणपुरम या कल्याणी के चालुक्य वंश के 900 वर्ष पुराना शिलालेख यहाँ पर मिला है तेलंगाना के महबूब नगर से। 900-year-old कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम कल्याण चालुक्य डायनेस्टी। कहाँ पे? महबूब नगर तेलंगाना से। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें क्या होगा? सेकंड यहाँ पे कि डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने ने एक कम्परेटिव कॉइन रिलीज किया था मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के 300 वर्ष पूरे होने पर। तो ये वाला रॉन्ग है यहाँ पे स्टेटमेंट, क्योंकि 250 वर्ष मजगांव शिप यार्ड लिमिटेड ने पूरे किए हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 250 ईयर पूरे किए हैं, तो उस पर एक सिक्का आया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, केवल सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। टॉप 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रैंकिंग में मनिका बत्रा 24वें स्थान पर आ गई थी। तो इस तरीके से एकमात्र भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने टॉप 25 के अंदर रैंकिंग में स्थान हासिल किया, मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा। TCS ने कहाँ पर वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? TCS कई जगह अपने सेंटर स्टैब्लिश कर रहा है। TCS के ग्लोबल पेस नेटवर्क की स्थापना एम्स्टर्डम, लंदन, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो, टोक्यो में होनी है, और एक सेंटर यहाँ पे भी खुलेगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस में। जून 2024 में स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट जारी की गई थी यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होना चाहिए कि 2021 से 2030 का जो समय है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशियन साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है। वैश्विक भुगतान कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा अपना कार्यालय खोला है? तो ये जो है गुड़गांव में कह सकते हैं ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना सबसे बड़ा कार्यालय खोला है। सी, गुरुग्राम या गुड़गांव जो लिखा हुआ है, गुरुग्राम यहाँ पे सही होगा, सी। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने इंडिया का पहला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड NFO लॉन्च किया है, तो ये सही। उसके बाद HDFC लिमिटेड जो देश की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, इसने अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पिक्सल नाम से वीज़ा नेटवर्क पे, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ए यहाँ पे करेक्ट है, ए। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है? कोलंबो प्रोसेस की शुरुआत 2003 में की गई थी। 2024-26 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है भारत ने, इस टर्म के लिए अध्यक्षता संभाली भारत ने, ऑप्शन नंबर ए।
ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में श्रमिकों को विदेश भेजने वाले सदस्य राष्ट्रों के बीच बातचीत का एक मंच प्रदान करता है कोलंबो प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 28 मई को भारतीय रिजर्व बैंक की 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया था, जिसमें प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी शामिल है। ये सही है। इसके बाद इसमें पूछा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी ने कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट लॉन्च किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में 29 मई को। ये गलत है, बेंगलुरु में नहीं लॉन्च किया। ये लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन हुआ था दिल्ली में, फिकी के द्वारा इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। ये वाला रॉन्ग है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 2, बी यहाँ पे सही है, ओनली 2। तो ये प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है आरबीआई का, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो इंडियन नेम्स वाले पोर्टल होते हैं उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। प्रवाह पोर्टल विल मेक इट कन्वीनियंट फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटिटी टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन सीमलेस मैनर। यह है प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिवस बिताने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बना है? ये बने हैं ओलेग कोनोनेंको बने हैं फर्स्ट रशियन कॉस्मोनॉट या रशियन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने 1000 डेज यहाँ पर स्पेस में बिताए हैं। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। 5 जून 2024 को एनवायरनमेंट दिवस के दिन बिहार के कितने पक्षी अभयारण्यों को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है? 2 जमुई से जो पक्षी अभयारण्य हैं, नागी और नकटी। नागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी जो है रामसर साइट घोषित हुई है। ये वेटलैंड मैन मेड रिजर्वायर है। ये झाझा फॉरेस्ट एरिया में है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जमुई में। इस तरीके से भारत में रामसर साइट सब कितनी हो गई हैं? 82 हो गई हैं, 82। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये अस्थायी वाले बदलते रहते हैं। तो अस्थायी वाले सदस्य देश कौन से बने हैं इस बार? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ये जो है नॉन परमानेंट मेंबर सभी बन करके आए हैं 2 ईयर टर्म के लिए। इनका टर्म 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। और ये किसका स्थान लेंगे? मोजाम्बिक का, जापान का, इक्वाडोर का, माल्टा का, स्विट्जरलैंड का। आप हमें जल्दी से परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएनएससी के, उनका नाम लिख करके बताइए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका नाम लिख करके बताइए आप कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जनरल के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश है। तो ये सही है। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस जो है इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी के रूप में अपने राज्य में लॉन्च की है। ये गलत है क्योंकि बाकी सब तो सही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मोहन यादव कहाँ के हैं? एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के। तो ये रॉन्ग है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 2, डी यहाँ पे सही कथन होगा, डी। टॉप 5 एमिटिंग कंट्रीज बाय वॉल्यूम N2 एमिशन जो है 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार चीन सबसे ज़्यादा करता है, फिर इंडिया, फिर यूएस करता है, फिर ब्राज़ील, फिर रशिया। N2O का जो N2O एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? फर्टिलाइजर्स के यूज़ से आता है। ये ध्यान रख सकते हैं। 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद लॉन्च किया है? तो एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद लॉन्च किया है एसबीआई ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने 13 जून 2024 को गंगा नदी की जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय में विश्लेषण के लिए पर्यावरणीय प्रवाह या ई प्रवाह निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। ये प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग होगा जो परियोजनाओं की निगरानी करेगा, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों का एक वास्तविक समय में कह सकते हैं जो भी मॉनिटरिंग होगी उसका रिजल्ट प्रदान करेगा। इस पोर्टल में ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल हैं जैसे गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डैशबोर्ड और गंगा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी यहाँ पे सही है। ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में डी। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्व शर्मा ने किस जिले में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया था? जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री जी ने किया था गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डाकघर अधिनियम 2023 के बारे में क्या सही है? डाकघर अधिनियम लागू हुआ है 2023 वाला 18 जून 2024 को, ये लागू हो गया है। इसको प्रेसिडेंट असेंट कब मिला था? 24 दिसंबर 2023 को। हमारा जो डाकघर अधिनियम है ये पुराने डाकघर अधिनियम यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख घोषित किया जाएगा। डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास सेवाओं के लिए शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति, बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्ति होगी। 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी यहाँ पे सही है। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जो नया बना है, इसमें 40 क्लासरूम्स हैं, 1900 के लगभग सीटिंग कैपेसिटी है, 2 ऑडिटोरियम है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 300 की है, एक स्टूडेंट हॉस्टल है जिसमें 550 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। ये पूरा एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में कितने प्रतिशत के आरक्षण को रद्द कर दिया? बिहार सरकार ने जो 65% आरक्षण यहाँ पे अप्रूव किया था, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% जब किया था 20 जून 2024 को, पटना उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार और विनोद चंद्रन ने फैसला सुनाया था और इस आरक्षण को रद्द कर दिया है और ये कहा है कि ये जो आरक्षण 65% तक कर दिया गया था, अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन है। यानी कि जो इक्वलिटी क्लॉज है आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत उसको वायलेट करता है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? द इनेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड फर्स्ट 5 years टू एक्सेस एंड कंज्यूम न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट इज नोन एज फूड पॉवर्टी। चिल्ड्रन फूड पॉवर्टी होता है जब बच्चों को अपने जीवन के प्रथम 5 वर्षों में डाइवर्स या न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। इंडियन रेलवेज ने एक ट्रायल रन अभी कंडक्ट किया था, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च रेल ब्रिज जो चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है जम्मू कश्मीर में, उसका ट्रायल रन अभी हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, बोथ करेक्ट। यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा हुआ है, पीडीएफ में इसको सही करके दे दिया जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे ए सही होगा, 1 और 2 बोथ करेक्ट। सिख दंपत्ति हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले सिख दंपत्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ये दोनों पति पत्नी या कपल किस देश को बिलोंग करते हैं? मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। मैडम तुसाद का जो जैसा म्यूजियम है उसी तर्ज पे अयोध्या में एक वैक्स म्यूजियम बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं, ये सही है। इसके बाद है कि असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने फाउंडेशन स्टोन रखा था यहाँ पर 25 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का नामरूप थर्मल पावर स्टेशन में, कहाँ पे? डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये सही है। नामरूप थर्मल पावर स्टेशन डिब्रूगढ़ में है, असम में। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, दोनों ही करेक्ट हैं, इनकरेक्ट कोई है नहीं। आंसर यहाँ पे डी होगा। तो ज्योति रात्रे 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला माउंटेनियर बन गई हैं। इससे पहले रिकॉर्ड नाम था संगीता बहल के। 17 जून 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ पर कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के मध्य ट्रेन हादसा हुआ था? न्यू जलपाईगुड़ी में हादसा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। यहाँ पर भी कवच सिस्टम जो है इंस्टॉल नहीं था इस रूट पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी हैदराबाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? नया राज्य तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद तेलंगाना में आ गया है, ये सही है, क्योंकि जो तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद को 2 जून 2024 तक यानी 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहना था। लेकिन अब तेलंगाना गवर्नमेंट के पास ये राजधानी आ गई है हैदराबाद की, और वहाँ उन्होंने कहा है कि लेक व्यू पर तेलंगाना गवर्नमेंट का अब कब्जा होगा, ये यहाँ पे कहा गया। मतलब कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद नहीं रही है, सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह गई है, क्योंकि तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ही क्लॉज था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, बहुत करेक्ट यहाँ पे सही है। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा? अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर यात्रा पर थी, ऑफिशियल विजिट पर, तो यहाँ पे ये तय हुआ है कि एक ई मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी इंडिया बांग्लादेश के लिए लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बांग्लादेश। ताजिकिस्तान में अभी हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया है, उसे एलियन गारमेंट बताया है। ताजिकिस्तान की जो अपर हाउस है पार्लियामेंट की, मजलिसी मिलाई, इसने एक बिल पारित किया था जून मंथ में, और यहाँ पर एलियन गारमेंट यानी कि हिजाब को बैन कर दिया है, हिजाब को। और जो चिल्ड्रन फेस्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि बच्चे जो त्यौहार मनाते हैं, 2 मेजर इस्लामिक फेस्टिवल्स ईद उल फितर और ईद उल अजहा का, इसको भी बैन कर दिया है। तो ताजिकिस्तान का पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, मजलिसे नामो यंगदागाउन, इसने लॉ को अप्रूव कर दिया है। तो ये बैन जो है मई 8, 2024 से लागू कर दिया गया था। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट रिगार्डिंग हिजाब बैन इन ताजिकिस्तान।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरियाणा के रोहतक में CGST रोहतक कमिश्नरेट के एक नए आधिकारिक परिसर GST भवन का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया था श्री संजय कुमार अग्रवाल ने। श्री संजय अग्रवाल कौन है? CBIC चेयरपर्सन है, CBIC चेयरपर्सन संजय कुमार अग्रवाल। DD किसान ने 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च किए हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने दूरदर्शन का जो DD किसान चैनल है, इसने 2 AI एंकर लॉन्च किए, AI क्रश और AI भूमि। AI एंकर कृषि मंडियों की नवीनतम कीमतें, मौसम अपडेट, भारत और विदेशों में जो कृषि में नवीनतम शोध किए जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी AI क्रश और AI भूमि प्रदान करेंगे। ये AI एंकर जो है 100 भाषाओं में बोल सकते हैं, दिन के 24 घंटे 365 दिन समाचार दे सकते हैं। ये गलत है। 100 लैंग्वेजेस नहीं सपोर्ट करेंगे AI एंकर, ये लैंग्वेज सपोर्ट करेंगे 50। ठीक है, 50 लैंग्वेज AI एंकर सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? ओनली 1 and 2। पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा इनकरेक्ट है। 100 भाषाएं नहीं बोलेंगे एंकर, 50 भाषाएं बोलने में सक्षम है अभी के लिए, तो बी यहाँ पे सही। विश्व में पहली बार किस न्यूज़ एजेंसी ने मतलब अपना AI एंकर लॉन्च किया था? वर्ल्ड फर्स्ट AI एंकर ये लॉन्च किया था चाइनीज स्टेट न्यूज़ एजेंसी जिनुआ ने 2018 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की थी? तो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्टैब्लिश हुआ था कानपुर में, IIT कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण विद जो हैं यानी इन्वायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता और विजय धस्माना ने किस टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया है? बायोस्फीयर रिजर्व शायद मैंने बोल दिया, बायोस्फीयर इस्टेब्लिश किया, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं। ठीक है, मतलब पहली बार इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व ये इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे? राजाजी टाइगर रिजर्व में, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम रखा गया है रागाहाटी बायोस्फीयर, और इसको आप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर भी कह सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के उच्चतम न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण विनिमय 2013 के खंड 4 सब क्लॉज 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सक्षम प्रावधानों के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय लैंगिक संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। ये सही है। WHO ने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद में जो स्थित है, इसको एक WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर घोषित किया है बेसिक एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। बेसिक एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक कोलैबोरेटिव सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को घोषित किया WHO ने। सही, अगर दोनों ही सही है हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव करेक्ट। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ए यहाँ पे सही। सुप्रीम कोर्ट ने जज हिमा कोहली को अध्यक्ष बनाया है, जो अभी 12 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल रेगुलेशन के अंतर्गत जो कमेटी बनाई है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? हिमा कोहली को। इसमें और कौन लोग शामिल हैं? BV नागरत्ना और डॉक्टर सुखदा प्रीतम। डॉक्टर सुखदा प्रीतम जो है सेक्रेटरी बनाई गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में दहानू के निकट स्थित वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूर कर दिया है? अब ये एक्चुअली जो बंदरगाह अस्तित्व में आने वाला है, वैसे तो इसको अनाउंस कर दिया गया था 2019 के आसपास, लेकिन अब ये बनने जा रहा है। 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन ये सब खर्चा शामिल है। इसमें अनाउंस किया जा रहा है कि टॉप 10 पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होगा ये दहानू पोर्ट या फिर वधावन पोर्ट। ये कहाँ बन रहा है? पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, पालघर में। ऑप्शन नंबर बी। नाता प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के कुछ भागों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के हिस्सों में लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर और अन्य इसी तरीके से विवाह के नाम पर जो बेचा जा रहा है, इसको नाता प्रथा बोलते हैं। मानवाधिकार आयोग ने 6 जून 2024 को नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया और इस परंपरा को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को नोटिस दे करके जवाबदेही रिपोर्ट मांगी है। तो ये दोनों सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है। नाता प्रथा क्या है? मतलब जिसमें विवाह के नाम पर स्टाम्प पेपर पर या फिर अन्य इसी एग्रीमेंट के तहत लड़कियों को बेचा जाता है पैसे लेकर के। ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस में 37 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ये सही है। ऑपरेशन ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन ये किसका इनिशिएटिव है? इंडियन ऑयल का।
इन्होंने हाइड्रोजन बस किसको सौंपी है? इंडियन आर्मी को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इलैया राजा सेंटर ऑफ म्यूजिक लर्निंग एंड रिसर्च लॉन्च किया है 22 मई 2024 को, ये सही। नेपाली माउंटेनियर पूर्णिमा श्रेष्ठ ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार क्लाइंब किया है, मतलब एक ही 3 बार क्लाइंब किया है एक सीजन में, 2 हफ्तों के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली पर्सन बन गई है नेपाली माउंटेनियर पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, डी। इसके बाद मलेरिया से लड़ने के लिए 23 मई 2024 को किस पूर्वी अफ्रीकी देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो ही छोड़े गए हैं जिबूटी में, ऑप्शन नंबर ए जिबूटी में। भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी है? 20 लाख से बढ़ा करके इसकी सीमा कर दी है 25 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कर दी है 25 लाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने एपी होता की अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है, ये सही। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है 7 जून 2024 को, ये भी सही। कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि 1% रिजर्वेशन और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया जाना इंश्योर करें पब्लिक जॉब्स में वेस्ट बंगाल के भीतर, तो ये भी सही। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 करेक्ट। जून मंथ 2024 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? यहाँ पर नोट कीजिएगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू अप्रूव सेम सेक्स मैरिज इन जून 2024, ये बना है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव करने वाला पहला, नेपाल आप लगाएंगे अगर आपसे पूछे फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला और ऑफिशियली रजिस्टर करने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री बना था नेपाल, पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनाया है थाईलैंड। पूरे विश्व में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला पहला कंट्री अगर आपसे पूछ लें तो नीदरलैंड था, नीदरलैंड। भारत को वर्ष 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, सबसे ज़्यादा एफडीआई, और सेकंड नंबर पर आता है मॉरिशस। कैंपी फ्लेगराई ज्वालामुखी के बारे में क्या सही? कैंपी फ्लेगराई वोल्केनो ये कहाँ पे विस्फोट इसका हुआ था? नेपल्स इटली में, नेपल्स इटली में। यहाँ पर 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जो कि 2.5 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ओरिजिनेट हुआ था। 5 घंटे तक जो है झटके महसूस किए गए थे। तो कैंपी फ्लेगराई ज्वालामुखी कहाँ पे? इटली में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। कर्नाटक के किस जिले की कायना खरे विश्व की सबसे कम उम्र की मास्टर स्कूबा ड्राइवर बन गई हैं? फ्रॉम बेंगलुरु से हैं, वर्ल्ड्स यंगेस्ट मास्टर स्कूबा ड्राइवर ही बनी है बेंगलुरु से, ऑप्शन नंबर ए। इनकी उम्र केवल 12 वर्ष की है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई 2024 को कितने आवेदकों को पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे? 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए गए थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सैंडियागो कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान घोषित बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया। तो किन कंट्रीज ने लॉन्च किया इसको, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ। और ये कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? कैलिफोर्निया में हुआ था, सैन डियागो में। पहला तो करेक्ट है। सेकंड पूछ रहे हैं कि द टाइगर रिजर्व विल सून बी सेट अप इन हरियाणा आफ्टर एविडेंसेस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन वाज फाउंड इन सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर देखे जाने के बाद यहाँ पर सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा। ये कहाँ पे है? क्या ये हरियाणा में? नहीं, ये सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। हिडन अंडरग्राउंड चैम्बर ये डिस्कवर किया गया है कहाँ से? घोड़बंदर फोर्ट का जो रिनोवेशन चल रहा था वहाँ पर एक अंडरग्राउंड चैम्बर खोजा गया था। घोड़बंदर विलेज, थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ये सही। 26 मई 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना नया इन्वेस्टमेंट राउंड लॉन्च किया था जिससे 7 बिलियन यहाँ पे जुटाए जा सके, जिससे जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प की जा सके क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट और पॉवर्टी से डील करने के लिए। तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2, क्योंकि सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है हरियाणा।
सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जल्द टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप करेगी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलरामपुर और श्रावस्ती गोंडा डिस्ट्रिक्ट को आच्छादित करती है और 452 स्क्वायर किलोमीटर में है उत्तर प्रदेश में, और जल्द ही यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा। घोड़बंदर फोर्ट जो है ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है मॉडर्न हिस्ट्री में। अर्ली 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ के द्वारा ये घोड़बंदर फोर्ट बनवाया गया था थाने महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पर्वतारोही एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ने वाला व्यक्ति बना? सत्यदीप गुप्ता एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 11 घंटे और 15 मिनट के भीतर दोनों चोटियों को पार करने वाले पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। सत्यदीप गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक नोटा वोट डलने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया? सर्वाधिक नोटा वोट पड़े थे इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। और इंदौर से बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट जो विनिंग एमपी भी रहे शंकर लालवानी, इन्होंने सर्वाधिक वोट पाने का रिकॉर्ड भी बनाया। इनको वोट मिले थे 11,75,000। और इंदौर में नोटा वोट कितने पड़े थे? 2.18 लाख। 17 जून 2024 को भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने चेक इन सामान के लिए भारत की पहली सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप प्रणाली शुरू की है? सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप प्रणाली अभी तक सिर्फ टोरंटो में लागू है और अब ये लागू की गई है दिल्ली एयरपोर्ट में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में व्यवस्था लागू की गई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यूनिसेफ के द्वारा 19 जून को बिहार सरकार के सहयोग से पूर्णिया और अररिया जिलों में कितने ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत की गई है, यानी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत? चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई अररिया और पूर्णिया के 5-5 गाँवों में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मतलब 5-5 ग्राम पंचायतें अररिया और पूर्णिया में स्थापित की गई हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बीपीएससी वाले लोग इसको जरूर एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि बिहार में अररिया और पूर्णिया जिले में 5-5 चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत स्टैब्लिश की जा रही हैं। 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया था? प्रेरणा स्थल में एक ही स्थान पर महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को एक साथ देखा जा सकेगा। इसका उद्घाटन किया था श्री जगदीप धनखड़ ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मई 2024 में स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण किया है, ये सही। और डेटा अब जो रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा, इंडिया एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ मार्च 2024 हैज़ इंक्रीज टू 663.8 बिलियन, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है, तो ये सही। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डी। अब आजकल ये भी पूछते हैं कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी डिक्लाइन टू 18.7% एट द एंड ऑफ मार्च 2024, और पिछले साल ही कितना था? 19%। यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया एक्सटर्नल डेट का, इसका शेयर जो है 53.8% है। और दूसरा सबसे बड़ा किसका भाग है? इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड डेट का कितना है? 31.5%। फिर उसके बाद किसका? येन का, और फिर एसडीआर का, फिर यूरो का। इंडिया की एक्सटर्नल डेट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो क्या है? लोन्स 33.4%। उसके बाद करेंसी और डिपॉजिट्स। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 27 जून 2024 को किस जिले के होसूर में प्रतिवर्ष 30 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है? तो ये होसूर में बनेगा, होसूर कृष्णगिरी जिले में, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 30 जून 2024 को जीएसटी को लागू हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं, सही। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार हाउस होल्ड जो आइटम्स हैं, जैसे नाम लिखे हुए हैं आटा, कॉस्मेटिक्स, कर्ड, बटर, मिल्क, डिटर्जेंट, हनी, मोबाइल फ़ोन्स, ये सभी सस्ते हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के बाद, ये लिखा हुआ है, सही। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी करंट चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की, ये भी सही। सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, प्रयुक्त सभी। जीएसटी भी संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत आता है। जीएसटी परिषद की पहली बैठक हुई थी 2016 में 22 से 23 सितंबर को। फ्रांस ने सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी के जनक कहे जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी कंपेंसेशन टू द स्टेट्स एक्ट गारंटी करता है एनुअल ग्रोथ 14% की उनके जीएसटी रेवेन्यू में।
सभी स्टेट्स को जुलाई 2017 से जून 2022 तक के टाइम पीरियड के लिए। और अगर इसमें ज़रा भी कमी आती थी तो इसमें गारंटी दी गई थी कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन देगी, जो अभी भी मतलब केंद्र सरकार देती है। भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड के बारे में कौन सा कथन गलत है? उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को 23 जून 2024 को यूनेस्को द्वारा ऑफिशियली भारत का पहला साहित्य का शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। पहला कथन सही। सेकंड स्टेटमेंट है जनवरी 2024 में कोझिकोड को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया था लिटरेचर में, लिटरेचर की श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के द्वारा। तो अक्टूबर 2023 में अनाउंस किया गया था, जनवरी में नहीं। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड वॉज इंक्लूडेड इन द लिटरेचर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। बी, कोझिकोड के अलावा जो ग्वालियर सिटी मध्य प्रदेश का, इसको यूनेस्को ने इंक्लूड किया है म्यूजिक कैटेगरी में, यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक कैटेगरी में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। बी यहाँ पे सही होगा, माफ़ कीजिए बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा पद्धति के तहत राज्य के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दे दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेजेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड न्यू कोर्सेज ये सब स्टार्ट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेजेस में, सभी 55 जिलों में स्टेट में। तो 55 जिले कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा पूरे देश का जो अपने सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना करेगा। ये जाइगेंटिक गेट जो चर्चा में रहे थे, जाइगेंटिक जेट माफ़ कीजिएगा, नासा के अनुसार ये जाइगेंटिक जेट से अनयूजुअल टाइप ऑफ लाइटनिंग है। नॉर्मल क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग से अलग है। ये 50 टाइम्स मोर पावरफुल है नॉर्मल लाइटनिंग से। लोअर पार्ट जो जाइगेंटिक जेट्स के हैं ये क्लाउड टू अपवर्ड लाइटनिंग के समान दिखते हैं, इनको ब्लू जेट्स कहा जाता है, जबकि अपर पार्ट ये रेड स्प्राइट्स की तरह दिखते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। नासा ने फोटो शेयर की थी कॉस्मिक फिनोमिना जाइंट जेट की एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे के रूप में। 4 जाइगेंटिक जेट्स ये कैप्चर किए गए थे फ्यू मिनट्स के भीतर, जो बार बार आए थे नासा के द्वारा। तो जाइगेंटिक जेट के बारे में ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं जाइगेंटिक जेट के बारे में। आरबीआई के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान $5.7 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत चालू खाता अधिशेष दर्ज किया? रिकॉर्डेड अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 5.7 बिलियन और व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च 2024? तो इसमें दर्ज किया गया था करंट अकाउंट सरप्लस 0.6% का, 0.6%, ऑप्शन नंबर सी। टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर के देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए यहाँ पे समझौता किया, ये बात कर चुके हैं एग्रीमेंट वाले सेक्शन में। इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया था फर्स्ट सब ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो ये सही है, अग्निबाण इसका नाम है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। कथन और कारण वाले सवाल अब आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं, तो इसको करंट अफेयर में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे हर बार। मोनोक्रॉपिंग रिड्यूसेस रिसोर्स एफिशिएंसी, ये सही है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन ट्रांसपोर्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग अलाउस फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई क्रॉप्स, ये सही है। तो ये दोनों तो अपने आप में सही है, लेकिन मोनोक्रॉपिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आर, तो बोथ ए और आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। तो इस तरीके से इसको करते हैं। अगर आपको कई बार नहीं समझ में आता, जैसे कुछ लोग पहली बार तैयारी में उतरते हैं, उनको ये बड़े कठिन लगते हैं, आप इसमें इस तरीके से किया करिए। मोनोक्रॉपिंग रिड्यूसेस रिसोर्स एफिशिएंसी बिकॉज, यहाँ पर एक मान लिया करिए कि यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है और फिर इसको बिकॉज लगा करके पढ़ा करिए, तब आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी। मोनोक्रॉपिंग रिसोर्स एफिशिएंसी को घटाता है, क्या ये कारण है कि इम्प्रूव्ड इरिगेशन ट्रांसपोर्ट और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग फार्मर्स को अलाउ करता है डाइवर्सिफाई क्रॉप करने के लिए? तो ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन ए को आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं, प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व गिव्स अ पॉजिटिव एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इट्स पर कैपिटा इनकम। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सैमुअल एच प्रेस्टन इन 1975। इन्होंने एक कर्व यानी कि एक वक्र बनाया था, जिसमें कहा था कि जैसे जैसे किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और उसकी जीवन संभाव्यता या जीवन प्रत्याशा बढ़ती जाती है, यानी कि उस देश के लोग ज़्यादा जीते हैं अगर उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है। तो ये जो वक्र है, इसकी खोज किसने की थी? सैमुअल एच प्रेस्टन ने 1975 में।
तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 18वीं लोकसभा में 74 महिला सदस्य, कुल लोकसभा का 13.62% महिलाएं यहाँ पे चुन करके आई हैं। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुन करके आई थी, इस बार 74। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला सदस्य पश्चिम बंगाल से जीती हैं। 18वीं लोकसभा में भाजपा ने सबसे अधिक 69 महिलाओं को टिकट दी थी, कांग्रेस ने 41 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा से 31 महिला सदस्य और कांग्रेस से 14 महिला सदस्य विजित होकर के आई हैं। 18वीं लोकसभा में 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने हैं। इनमें से सर्वाधिक 45 सदस्य उत्तर प्रदेश लोकसभा से हैं जो पहली बार सदस्य बन करके आए हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट देख लीजिएगा इसमें। जैसे श्रीपद यशो नाइक ने संस्कृत में शपथ ली थी। ओम बिरला 20 साल में दोबारा सांसद चुने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। देश के दूसरे ऐसा नेता बने जो लगातार 5 साल स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बने हैं। लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले बलराम जाखड़ एकमात्र लोकसभा स्पीकर रहे हैं। अब ये हो गए ओम बिरला। और ये कैबिनेट जो मोदी जी ने चुनी थी, ये एक बार देख लीजिए। वैसे तो जब जब योजनाएं परियोजनाएं आएंगी तो इन मंत्रियों के नाम हम वैसे भी देखते हुए रहेंगे, ठीक है। ये जो फैक्ट है इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं, आपके पीडीएफ में भी होंगे, जून वाली पीडीएफ में। या आप लोग पेड ग्रुप मेंबर वाले अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कम से कम ये फैक्ट वाली देख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद एग्जाम में नहीं आता है। ये जो फैक्ट है ये वाले देख लीजिएगा।